जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स नोट पीडीएफ देखेंगे। यूनिट नंबर सेकेंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 या 3 लेक्चर होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटा सा यूनिट है, जो कि हमारा यूनिट नंबर सेकेंड है, मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, यानी विलयन में धातु लिगेंड साम्य। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। राइट स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड दियर इंट्रैक्शंस, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में होता है। इसका हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक क्या है, इसका उपयोग क्या है, इस कितने प्रकार का होता है, इसका प्रकार देखेंगे, साथ में इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका, यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक की होता क्या है। बहुत ही इजी सा डिफिनीशन है इसका। किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल तथा लिगेंड से निर्मित होने पर क्रिया के समीकरण का साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। बहुत ही इजी सा डिफिनीशन बताया गया है कि किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल तथा लिगेंड से निर्मित होने पर क्या बताया गया कि किसी कॉम्प्लेक्स या कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है मेटल और लिगेंड के मिलने से होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल तथा लिगेंड से निर्मित होने पर क्रिया के समीकरण का जो साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान जितना अधिक होता है, कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को रखता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोष्टक CrNH3 कोष्टक 1 3+ तथा CONH3 3+ कॉम्प्लेक्स आयन के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो मान होता है क्रमशः 2 × 10⁻13 तथा 2 × 10⁻36 प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक और, जो कि इसी से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी ऑफ यानी स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। किसी संकुल या किसी कॉम्प्लेक्स का जेली विलयन बनाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स का जब जेली विलयन बनाते हैं तो इससे यदि संकुल वियोजित हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और यदि यह आसानी से वियोजित नहीं होता है तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। और संकुल के स्थायित्व को रो स्थिरांक से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। स्थायित्व स्थिरांक को केएस के द्वारा दर्शाया जाता है, और केएस का मान स्थायित्व के समानुपाती होता है, यानी केएस समानुपाती स्टेबिलिटी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कोई 4 संकुल निम्न है तथा उनके केएस का मान निम्नलिखित है। पहला इसमें देखते हैं ए M1L4, यानी कि मेटल 1 लिगेंड 4 N प्लस N, तो इसका 2 × 10⁻⁻7 का मान होता है। बी नंबर का देखते हैं M2 यानी मेटल 2 लिगेंड 4 प्लस N, तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁻31। सी नंबर देखते हैं कि M3L4 प्लस N, इसका वैल्यू होता है 4 × 10⁻⁻4। डी नंबर देखते हैं हम लोग M4L4 प्लस N, इसका वैल्यू होता है 2 × 10⁻⁻6। स्थायित्व का जो क्रम होता है वो इसमें सबसे पहले बी का होता है, फिर डी का है, फिर ए का है, फिर सी का है, यानी कि BDAC कुछ इस प्रकार से इसका होता है। यानी स्थायित्व का क्रम जो है BDAC कुछ इस प्रकार से होता है। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्या बताया जा रहा है, टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक के प्रकार। एग्जाम में अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है। पहला जो प्रकार होता है इसका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दूसरा होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसमें जो पहला प्रकार है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी पदशः स्थायित्व स्थिरांक। किसी संकुल के निर्माण के दौरान, क्या बताया जा रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान प्रत्येक स्टेप के कांस्टेंट को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं।
बहुत ही इजी सा डिफिनीशन है कि किसी संकुल के निर्माण या फॉर्मेशन के दौरान प्रत्येक स्टेप के जो कांस्टेंट को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यानी किसी संकुल के निर्माण के दौरान प्रत्येक स्टेप के कांस्टेंट को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। जब संकुल का निर्माण किसी क्रियाविधि लिखते हैं, क्या बता रहा है कि जब किसी संकुल निर्माण की क्रियाविधि को यदि लिखते हैं तो प्रत्येक पद के स्थायित्व को दर्शाने के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। जब संकुल निर्माण की क्रियाविधि लिखते हैं तो प्रत्येक पद के स्थायित्व को दर्शाने के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। इन्हें K1, K2, K3 और Kn के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ यम प्लस यल यानी मेटल प्लस लिगेंड इक्विलिब्रियम का स्टेट का चिन्ह है और ये Ml इस प्रकार से बन जाता है। जब इसका हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान निकालेंगे K1 बराबर हो जाएगा यम यल, इसको लिखेंगे और बटा में हम लिखेंगे यम प्लस यल यानी यम इंटू यल हो जाएगा। इसके बटे में इसको लिख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे एक यल को हम लिगेंड को जोड़ते जाएंगे, जैसे AMl पड़ा है इसमें हम यल को ऐड करेंगे तो हमारा ML2 बन जाएगा। इसका जब K2 का मान निकालेंगे तो ML2 इसको लिखेंगे, इसके बटे में Ml इंटू यल को लिख देंगे। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। फिर हम लोग अगला स्टेप में लिखेंगे ML2 में यदि पुनः हम यल को लिगेंड को जोड़ दें तो ML3 हो जाएगा। तो K3 का वैल्यू निकालेंगे तो ML3 बटा ML2 इंटू यल हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। यदि हम या मेटल और लिगेंड N-1 प्लस यल लें यानी इस प्रकार से, तो इसका MLN इस प्रकार से मान हो जाएगा। तो Kn यदि हम निकालें तो MLN बटा MLN-1 इंटू यल, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ जो कोष्टक यानी ये जो यहाँ या कोष्टक है इसके अंदर लिखे विभिन्न स्पीसीज की सक्रियता एक्टिविटी बताते हैं। यानी यहाँ कोष्टक इसके अंदर लिखे विभिन्न स्पीसीज की सक्रियता एक्टिविटी को बताते हैं तथा K1, K2, K3 और Kn जो साम्य स्थिरांक पदशः संभवन स्थिरांक यानी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या पदशः स्थायित्व स्थिरांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो K1, K2, K3, Kn है इसको हम साम्य स्थिरांक पदशः संभव या स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट पदशः स्थायित्व स्थिरांक कहते हैं। सांख्यिकी यानी स्टैटिकल कारणों से कोऑर्डिनेट्स लिगेंड के समान प्रकार के नए आने वाले लिगेंड के प्रति रिपल्सन के कारण स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान लगभग हमेशा क्रमशः निम्न क्रम में कम होते जाते हैं। पहला K1 सबसे ज़्यादा, फिर K2, फिर K3, फिर Kn डॉट डॉट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं क्यूप्ता नियम यानी क्यूप्रोनियम आयंस के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्यूप्ता नियम के यानी क्यूप्रोनियम आयन के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निम्न है। तो पहला स्टेप में देखते हैं यहाँ Cu2 प्लस NH3, तो K1 NH3 का 2 प्लस हो जाएगा। तो जब K1 का मान लिखेंगे तो इसके बटे में हम इतना लिख देंगे KuNH3 2 प्लस बटा Ku2 प्लस NH3, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेप में लिखें हम लोग CuNH3 2 प्लस में NH3 को ऐड करेंगे तो K2 यहाँ रहेगा इक्विलिब्रियम में, फिर यहाँ KuNH3 2 प्लस, तो यहाँ K2 यानी स्टेप वाइज यहाँ बढ़ते क्रम में हो जाते हैं। इसके बटे में इसको हम लिख देंगे, समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में लिखते हैं CuNH3 2 प्लस NH3 को ऐड करेंगे यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से K3 बन जाएगा CuNH3 2 प्लस, तो इसके बटे में यदि इतना बटा कर दिया जाए तो समीकरण नंबर हमारा 3 बन जाता है। चौथा स्टेप में देखेंगे हम कि CuNH3 2 प्लस NH3 K4, तो CuNH3 2 प्लस हो जाएगा। तो यदि K4 का वैल्यू निकालें तो इसके बटे में इतना बटा कर देंगे, तो KuNH3 2 प्लस CuNH3 2 प्लस NH3, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट का दूसरा प्रकार जो था वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी संपूर्ण स्थायित्व स्थिरांक।
संपूर्ण स्थायित्व स्थिरांक। किसी संकुल के यदि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। क्या बताया गया कि किसी संकुल या कॉम्प्लेक्स के स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के यदि गुणनफल को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसे वास्तविक स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं। इसे Ks या Bn के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बीटा n के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बीटा n बराबर होता है K1 K2 K3 K4 मल्टीपल में होता है, डॉट डॉट इसको हम Kn तक बढ़ाते हैं। तो बीटा n के वैल्यू हो जाता है यम इंटू यल एन कोष्टक, फिर नीचे में हो जाएगा यम और यल की पावर n। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा n स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निम्न रूप में संबंधित होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, बीटा n बराबर यम यल बटा यम इंटू यल गुड़े यम यल टू बटा यम यल इंटू यल गुड़े डॉट डॉट हो जाता है। इसके यानी गुणा में लिखते हैं हम यम यल एन तक बटा यम यल एन माइनस वन यल तक, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो बीटा n बराबर हम K1 गुड़े K2 डॉट डॉट गुड़े Kn तक लिखते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं बीटा n बराबर सिग्मा n बराबर n नीचे n बराबर 1 Kn, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिए हैं क्यूप्ता नियम आयन के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी OSC ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है। यानी कि क्यूप्ता नियम आयन के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम लोग देखते हैं। तो Cu2 प्लस 4NH3 K5 या KS CuNH3 4 2 प्लस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। K बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा इसके बटे में इसके अपान कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। टेट्रा एमीन क्यूप्रस सेकेंड के प्रत्येक स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को K1 K2 K3 या Kn के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसमें करते हैं Cu2 प्लस NH3 K1 इक्विलिब्रियम स्टेट में K1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा Cu है 2 प्लस में यहाँ रहेगा और NH3 है ये। तो इसको जब यदि हम K1 का मान निकालेंगे तो CuNH3 2 प्लस लिखेंगे और इसके बटे में इसको अलग अलग लिख देंगे। समीकरण नंबर हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि आगे हम बढ़ाएं तो Cu एजिटी रहेगा, Cu इसको लिखेंगे हम लोग Cu NH3 2 प्लस लिखेंगे। साथ में हम निमोनिया यहाँ ऐड करेंगे, NH3 को ऐड करेंगे, K2 यहाँ लिखेंगे, CuNH3 2 प्लस प्राप्त होगा। यदि हम K2 का मान निकालें तो कुछ इस प्रकार से हमारा मान प्राप्त होगा। CuNH3 2 प्लस इसको लिखेंगे, इसके बटे में इतना लिखेंगे CuNH3 2 प्लस NH3, समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो जाता है। फिर अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे CuNH3 2 प्लस रहेगा ही, इसमें पुनः हम NH3 को ऐड करेंगे तो K3 हो जाएगा CuNH3 2 प्लस हो जाएगा यहाँ। तो K3 का वैल्यू हो जाएगा इसके बटे में इतना हम लिख देंगे। कुछ हमारा इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाता है। फिर चौथा स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि CuNH3 2 प्लस में पुनः हम NH3 को ऐड करेंगे, K4 यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेप में। फिर हमारा प्राप्त हो जाएगा CuNH3 4 2 प्लस। इसके यदि हम K4 का वैल्यू निकालें तो कुछ इसके बटा में इतना को लिख देंगे CuNH3 4 2 प्लस बटे कोष्टक CuNH3 2 प्लस NH3, समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। यदि हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए इसका वैल्यू निकालें तो Ks बराबर हो जाएगा K1 गुड़े K2 गुड़े K3 गुड़े K4। अब हमको जो Ks का वैल्यू है इसमें K1 का वैल्यू इतना आया था लिखेंगे, K2 का वैल्यू समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे, K3 का यहाँ लिखेंगे और K4 का ये लिखेंगे। इसका सब मल्टीप्लाइंग करेंगे और इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा। अब हमारा लास्ट में जो बचेगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए Ks बराबर बचेगा हमारा CuNH3 4 2 प्लस अपान Cu 2 प्लस NH3 4। इस प्रकार से हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए वैल्यू निकलता है Ks का मान। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट के उपयोग यानी एप्लीकेशन यानी यूज ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक के आखिर उपयोग क्या है। आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सारा कुछ डिटेल में बताना होता है, तभी जाके आपको फुल मार्क मिल पाएगा।
बस इसमें इसके उपयोग में हम थ्योरी पॉइंट 6 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट अनेक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। क्या बताया गया कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है अनेक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी को प्रदान करता है। इनका मान जितना अधिक होता है संकुल उतना ही अधिक स्थायी यानी स्टेबल होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है, यदि पीके का मान 8 से अधिक है तो संकुल की स्थायी माना जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, विलयन में मेटल आयन के द्वारा विलायक यानी सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बनाए जाने वाले संकुलों की प्रकृति और स्थायित्व की जानकारी विलयन में धातुओं के व्यवहार को समझने में बहुत मदद करती है। 4 नंबर का पॉइंट है, संकुलों की प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल तथा अणुगतिकी काइनेटिक घटनाओं वितरण साम्यों यानी पार्शियन इक्विलिब्रिया तथा जैविक व्यवहार की आधुनिक व्याख्या भी स्थायित्व स्थिरांक की जानकारी की सहायता से ढूंढी जा सकती है। 5वां उपयोग है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैश्लेषिक यानी कि एनालिटिकल तथा पृथक्करण सेपरेशन विधियों की परियोजना यानी प्लानिंग में भी बहुत मदद करते हैं। 6 नंबर का पॉइंट में उपयोग लिखते हैं कि संकुलों की पहचान और उनके स्थायित्व स्थिरांकों के निर्धारण में निकट संबंध होता है। क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी पहचान और उनके स्थायित्व स्थिरांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट के निर्धारण में यानी फॉर्मेशन के निकट संबंध होता है। इसलिए संकुलों की पहचान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अधिकांश विधियों का उपयोग स्थायित्व स्थिरांक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक एंड द स्टैच्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कभी कभी इस टॉपिक को अलग से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऊष्मागतिकी और भाषातः अनुपातमीय स्थायित्व स्थिरांक, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है। यदि साम्य स्थिरांक की गणना विभिन्न स्पीसीज के सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास लेकर मानक परिस्थितियों यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में आयनिक सांद्रता म्यू बराबर 0 तथा निश्चित ताप और दाब पर की जाए तो इसे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। सामान्यतः थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट की गणना काफ़ी कठिन होती है, विशेष रूप से उन प्रकरणों में जिनमें संकुल निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है या जिनमें कई संकुल एक साथ बनते हैं। अतः विभिन्न स्पीसीज की जो सक्रिय द्रव्यमानों के स्थान पर मोलर सांद्रताओं यानी मोलर कंसंट्रेशंस का उपयोग करके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे स्टैच्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। केएस है, किंतु इस सामान्यतः सिर्फ स्थायित्व स्थिरांक कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक का ऊष्मीय महत्व क्या है। तो विलयन में संकुल स्पीसीज के बनते समय क्या बताया गया कि विलयन में संकुल स्पीसीज के बनते समय कार्य करने वाले बलों यानी फोर्सेस की प्रकृति नेचर के सही आकलन के लिए इन अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों एनर्जी चेंजेस की जानकारी बहुत जरूरी होती है। अर्थात संकुलीकरण यानी कॉम्प्लेक्सेशन अभिक्रिया का संपूर्ण ऊष्मागतिकी की अध्ययन आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि अभिक्रिया के दौरान होने वाली एंथैल्पी एंट्रोपी तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तनों डेल एच तथा डेल जी का आकलन किया जाता है, क्योंकि स्थायित्व स्थिरांक निकाय की साम्यावस्था से संबंधित होते हैं। अतः इनकी सहायता से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी और अन्य ऊष्मागतिकी फलन थर्मोडायनामिक फंक्शन एंथैल्पी डेल एच तथा एंट्रोपी परिवर्तन डेल एच का आकलन किया जाता है। डेल जी बराबर हो जाता है -RT log के बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच। डेल जी का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। डेल जी का मान एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच तथा एंट्रोपी परिवर्तन डेल एच दोनों के मान पर निर्भर करता है। अतः संकुल निर्माण और उसके स्थायित्व दोनों में डेल एच और डेल एच दोनों का योगदान होता है। एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच संकुल निर्माण में प्रति मोल अवशोषित या मुक्त होने वाली ऊष्मा का मान बताता है। यह लिगैंड और मेटल के बीच बनने बॉन्ड की सामर्थ्य स्ट्रेंथ से जुड़ा होता है। एंट्रोपी परिवर्तन डेल एच निकाय सिस्टम्स की अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर या अनियमितता
से संबंधित रहता है। संकुल निर्माण के लिए आवश्यक ऋणात्मक एंथैल्पी और धनात्मक एंट्रॉपी परिवर्तन, यानी संकुल निर्माण के लिए ऋणात्मक एंथैल्पी और धनात्मक एंट्रॉपी परिवर्तन, इनमें से कोई भी एक या दोनों सहायक होते हैं। इसे निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लॉग के बराबर यस डेल माइनस डेल एच बाई टी अपान 2 इंटू 303 के। सामान्यतः सामान्य संकुलों की तुलना में जो किलेट संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है, और इसका कारण होता है अधिक अनुकूल एंट्रॉपी परिवर्तन, क्योंकि किलेट बनते समय किलेट के प्रत्येक पद में अव्यवस्था या कणों की संख्या में परिवर्तन अधिक होता है। यानी Zn H2O4 2 प्लस 4NH3 ZnNH3 4 2 प्लस 4H2O सामान्य एमीन संकुल बनता है। दूसरा नंबर में देखेंगे रिएक्शन की ZnH2O4 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी En, तो Zn का 2 प्लस 4H2O किलेट संकुल बनाता है। प्रत्येक पद में जहां NH3 का एक अणु H2O के एक अणु को प्रतिस्थापित करता है, वहां En का एक अणु H2O के दोनों अणुओं को प्रतिस्थापित करता है। इन दोनों संकुलों के लिए 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न ऊष्मागत की फलनों के मान निम्न प्रकार हैं। संकर लॉग के डेल एच किलोकैल, डेल जी किलोकैल में, टी डेल एस किलोकैल। ZnNH3 4 यानी कि 50 यानी कि इसका वैल्यू जो होता है लॉग के का 5.01 होता है। डेल एच का -6.7, डेल जी का मान -6.84 यानी 84, और टी डेल एस का जो है +0.1 होता है। Zn का मान यानी लॉग के का 6.15, डेल एच का -6.6, डेल जी का -8.39 और टी डेल एस का हो जाएगा +1.8। इन मानों से स्पष्ट है कि यद्यपि इन संकुलों के लिए डेल एच के मान समान हैं, किंतु डेल जी के मानों में अंतर धनात्मक एंट्रॉपी परिवर्तन के मानों में अंतर के कारण है, जो किलेट संकुल Zn डबल प्लस को अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।